अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन भी बेहतरीन गुजरेगा और हमारा और आपका जो साथ है वो पूरे 2 घंटे तक जारी रहने वाला है, 9 से 11 बजे तक, जिसमें हम बेहद बातें करेंगे और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उनके हल तलाश करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह जनाब मेरा ये मानना है कि अगर आप दिन का आगाज़ किसी अच्छी और ख़ूबसूरत सी बात के साथ करें ना तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपका दिन। तो जनाब आज हमने एक कुछ सबक लेना है। किस चीज़ से लेना है? रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो एक सबक आमूज़ जो चीज़ होती है उसमें से हम लोग हासिल कर सकते हैं। सूरज की ही देख लें कि रोज़ाना जब सूरज निकलता है ना तो हमें तारीकी से बाहर निकलने का भी दर्स देता है। और ज़िंदगी में हमें ना कई बार नाकामी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे कभी नाकामी नहीं उसका सामना नहीं करना पड़ा। हर किसी को सामना करना पड़ता है और हम भी सूरज की तरह ना थक हार कर डूब सकते हैं, मगर इसलिए नहीं कि दोबारा नहीं उठ सकेंगे, बल्कि इसलिए कि हर नए दिन के सूरज की तरह हम भी अपनी पूरी सलाहियत से निकलेंगे। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि नाकामी अंधेरी रात जैसी होती है, मगर कभी भी अंधेरों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर नया दिन ना हमारे लिए अपने आप को मनवाने का एक और मौका फराहम करता है। और कितने लोगों से ये मौका छिन भी जाता है। जो कल हमारे साथ होते हैं वो आज का दिन नहीं हमारे साथ स्पेंड करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आपके पास आज ये दोबारा मौका आया है तो इस दिन का भी शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए और उसे जितना हो सकता है ना मुकम्मल तौर पर पुरजोश होकर गुजारना चाहिए। उठते साथ ही अपने कल के दिन का जायज़ा लें और अपनी कल की गलतियां तलाश करें कि कौन कौन सी ऐसी गलती है जो हमने की है, जो सरजद हुई है हमसे, और उन्हें अपनी शख्सियत से निकालें और कामयाबी के नए अज़्म के साथ दोबारा जिद्दोजहद में लग जाएं। और ये एक ऐसा सबक है जो आप रोज़ाना सूरज से ले सकते हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं जिनसे हमें सबक हासिल होता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो सूरज रोज़ाना निकलता है, रात को गुरूब होता है और सुबह एक नए अज़्म के साथ, नए दिन के साथ दोबारा से उसकी किरणें जो है वो ज़मीन पर पहुंचती हैं। तो हमें भी सूरज की मानंदी होना चाहिए। हम भी रोज़ाना जब सोते हैं तो पिछली तमाम तर चीज़ों को भूल कर उनके ऊपर थोड़ा सा गौर फ़िक्र करके कि आज के दिन हमने क्या खोया है, क्या पाया है, कौन कौन सी चीज़ें हमने अचीव की हैं, उनको सोच कर उनके ऊपर गौर करके सोएं और अगले दिन नए अज़्म के साथ, नई एनर्जी के साथ उठे, ताकि आपका नेक्स्ट डे भी अच्छा गुजरे और जो नए गोल्स, नई चीज़ें, नए टास्क आप लोगों ने सर अंजाम देने हैं उसमें भी अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सके। बिकॉज़ जब आप सिर्फ पिछली चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो पीछे हो गया है उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नए दिन के साथ, नए अज़्म के साथ हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड लेबर एक मौशरती अलमिया भी है और पाकिस्तान इस पर कवानीन तो मौजूद हैं हमारे यहाँ, लेकिन अमल दरामद सफ़र है। और यही वजह है कि कभी वर्कशॉप्स तो कभी किसी मकैनिक की दुकान पर बच्चों पर तशद्दुद की वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, जिन्हें देखकर कुछ देर के लिए तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। और ऐसी वीडियोज़ देखकर सोशल मीडिया पर कुछ देर को तूफ़ान आता है और फिर तवील खामोशी छा जाती है, सब भूल जाते हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर कोई ठोस और वाज़ेह पॉलिसी नहीं है और इसी वजह से बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद हमारे यहाँ मामूल की बात बनता जा रहा है। और ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि जब 27 दिसंबर 2016 को इस्लामाबाद में एक कमसन बच्ची को जो घरेलू मुलाजमा थी उस पर सेशन जज की अहलिया की जानिब से बदतरीन तशद्दुद किया गया। वाक़या मीडिया पर आया और यूँ लगा कि बौछार आ गया है, ये ज़मीर जाग गए हैं सबके, ट्रेंड्स बने, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने आवाज़ उठाई और यूँ मुकदमा दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर इस वाक़े को लेकर इस कदर हलचल हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो नोटिस लिया, लेकिन मुल्ज़िमान को सज़ा हुई और बाद 3 साल की सज़ा मुअत्तल भी हो गई।
हाँ, मगर 1 साल की जो सज़ा थी ना वो बरकरार भी रही, लेकिन लोगों के लिए इस केस के दौरान यानी 2017 में ये अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त इंतहाई तकलीफ दे रुख इख्तियार कर गई जब तैयबा के वालिदैन ने तशद्दुद करने वाले जज और उसकी अहलिया के साथ ही राजीनामा कर लिया, उन्हें माफ़ कर दिया गया और लोगों में शदीद गम और गुस्सा देखने में आया। और वो तो भला हो हमारी सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इस पर अज खुद नोटिस लेकर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द किया। ये तो वतन अजीज़ में महज एक वाक़े का अहवाल है, ना जाने हर साल कितने इससे मिलते जुलते दर्जनों केसेस सामने ही नहीं आते और इस वाक़े की गर्द अभी बैठी नहीं थी कि अब एक और दिल खराश और तकलीफ दे वाक़या हमारे सामने आए जिस पर मीडिया में खूब डिस्कशन हो रही है। एक बार फिर ज़िम्मेदारान को सख्त से सख्त सज़ा देने की बातें हो रही हैं। तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद है और यूँ लगता है कि जनाब ये जो पुरानी कहानी है वही दोबारा से दोहराई जा रही है। और वो बच्ची जिसकी उम्र किताबें पढ़ने की और जिसकी उम्र बच्चियां जिस उम्र में गुड़ियों के साथ खेलती हैं, इतनी सी उम्र में एक संग दिल और नफ्सियाती मरीज़ा के हाथों बदतरीन तशद्दुद का शिकार हुई। और हम इस मौजू पर बात तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अभी ये भी ज़रूर अपनी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि उनके वालिदैन को आखिर क्या मजबूरी थी जिन्होंने इस मासूम को उन दरिंदा नुमा इंसानों के हाथ गिरवी रखवा दिया। हमारा कानून इन ताकतवर के आगे क्यों कमज़ोर पड़ता जा रहा है, इतना ही बेबस और लाचार है क्या वाकई ये सारा कुछ हमारे मुआशरे में पनप रहा है और इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इस हवाले से आज बात करेंगे, हमारे कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं, कितनी सज़ाएं हो सकती है और किस तरह जो लोग हैं इतना तशद्दुद करने के बावजूद, इतना डोमेस्टिक वायलेंस के बावजूद जनाब खुलेआम भर रहे होते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी मौजूद हैं, माहिर कानून है। खतीजा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक। खतीजा, ये बात करते हुए मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पिछले काफ़ी दिनों से इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और हम सब बहुत शॉक भी हैं और डिस्टर्ब भी हैं इस केस को लेकर। तो क्या कहेंगे, हमारे कवानीन क्या कहते हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, क्या क्या शिक्के मौजूद हैं और ये क्यों हो रहा है और इतना तशद्दुद? आपने भी ये सारी केस स्टडी की होगी इस हवाले से। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं ये इस वाक़े को जिसकी मज़म्मत जितनी ज़्यादा की जाए उतनी ही कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि मैंने आज तक जो डिटेल्स अभी सुनी है ना वो इतनी खौफनाक है और इतनी दर्दनाक हैं कि समझ में नहीं आता कि कोई इंसान एक दूसरे इंसान, वो भी एक बच्ची को, एक कमसन बच्ची को इस तरह बेईमाना तशद्दुद करके इंसानियत इसका जो है वो कोई जवाज़ नहीं देती। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो इसमें डिटेल्स हैं इंजरीज़ की वो बहुत ही खौफनाक है। मतलब उसके बच्ची के दांत जो है वो चमचों से तोड़े गए, उसके सर में बॉल मारे गए, उसकी आंखों में उंगलियां मारी गईं, उसकी हड्डियां सारी टूटी हुई हैं, उसके जिस्म में जितनी हड्डियां हैं, बाजू में, यहाँ पर गर्दन में, पीछे कंधे में, सारी हड्डियां जो हैं वो टूटी हुई हैं। तो इतनी ज़्यादा उस पर क्या गुबार जो है वो किस तरह की फ्रस्ट्रेशन निकाली गई, इसका तो मुझे लगता है कि कोई जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। और जो हम कवानीन की बात करते हैं ना, हमारे मुल्क में बड़े स्ट्रॉन्ग कानून है इस चीज़ के ऊपर। इस पे पाकिस्तान पीनल कोड लगता है, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर ये सारे ऑफेंसेस मौजूद हैं कि चाहे बच्ची हो चाहे बड़ा हो, कोई भी इंसान हो जिसके ऊपर आपने तशद्दुद किए, जिसको आपने हर्ट किए, जिसको ग्रीवियस बॉडीली हार्म पहुंचाया या किसी की हड्डी तोड़ दी, किसी की आपने स्किन उतार दी, इन सबको जो है हमारे ऑफेंसेस कवर करते हैं। अच्छा, लेकिन हुआ क्या इस केस में, मैं आपको बताऊं, अगर एक नॉर्मल इंसान भी कोई भी जाके एक मेडिकल रिपोर्ट देखता है या कोई डॉक्टर नहीं भी है, पुलिस ऑफिसर की एग्जांपल ले लें, कोई कांस्टेबल लेवल का ही बंदा हो ना, वो एक बच्ची को देख के या वो एप्लीकेशन के कंटेंट्स देख के बता देगा कि इस पे कौन सी दफात लगेंगी, इस पे जी ये तो बिल्कुल मरने वाली हालत है, इसमें 324 तो लगेगी। लेकिन जो FIR पहले इंस्टेंस, जो फर्स्ट इंस्टेंस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, वो इतनी कमज़ोर उन्होंने दर्ज की, उसी से ही मुझे लगा कि शायद इस केस में इंसाफ होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या 2 ऑफेंसेस डाले गए, दोनों बेलेबल। अच्छा। 506
ऑर्जी केस को रिस्ट्रेन किया हुआ था 342 के, इसको एक जगह पे उन्होंने बंद करके रखा हुआ, इलीगली बंद करके रखा हुआ, जिसकी साल की सजा है। मतलब कोई डोमेस्टिक वायलेंस की उसके कोई वायलेंस कोई, हालांकि पूरी डिटेल्स में एक एक चीज वाजे थी, शायद वो वेट कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में हम तफ्तीश करेंगे। मतलब क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि उसके ऊपर कितना वायलेंस हुआ है? जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, जो पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं, कल मैं सारा अहमद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, उनका मैं जिस तरह आपसे बात भी करी थी कि मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बताया कि उस लड़की की बच्ची की आंखों में उंगलियां मार के उसे फोड़ने की कोशिश की गई है, उसके मुंह पे तेजाब फेंका है, जिस तरह आप बता रही हैं कि उसके दांत टूटे हुए हैं चमचे मार मार के, सर में बॉल मारा हुआ है, भी दिया गया है, उसके कहते हैं कि बॉडी पे इतने ब्रूजेस हैं कि समझ नहीं आ रही है कि हम ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करें, कौन कौन सी हड्डी है जो उसकी नहीं टूटी हुई है। मतलब मैं यहाँ पर जब वो बोल रही हूँ तो मुझे किस तरह की फीलिंग आ रही है, तो जब वो देख रहे हैं पुलिस वाले, उन्हें नहीं समझ आ रही कि क्या क्या दफात लगनी है। बिल्कुल, और आपको पता है इसमें कल एक रीसेंट वर्जन आया है FIR का, जिसमें जिमनीज के तहत जो है ना पुलिस डाल सकती है मल्टीपल ऑफेंसेस और उसमें ऐड कर सकती है अपनी तफ्तीश के दौरान, तो उसमें उन्होंने 324 भी डाल दी, 337 हर्ट की जितनी भी दफात हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितनी भी दफात लगी है ना वो सारी ऐसी हैं जिनमें सुलह हो सकती है। लेकिन ये दफात से पहले मैं जानना चाहूंगी कि इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, क्या उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हम पे बात कर रहे हैं? जब मैंने इनिशियली एक इंटरनेट पे एक चल रही थी, ट्विटर पे मैंने एक मेडिकल रिपोर्ट देखी थी जिसके ऊपर मैगट्स का जिक्र था कि कीड़े पड़ गए, जख्म इतने पुराने हो चुके और उनका इलाज नहीं हुआ जिसकी वजह से उनके अंदर कीड़े हैं। तो वो जब मैंने देखी थी तो फिर मैंने ट्विटर पे ट्वीट की थी, लेकिन अब मुझे वो रिपोर्ट कहीं नहीं नज़र आ रही, और सुना है कि कल तफ्तीशी अफसर भी चेंज हो गया है और मेडिकल रिपोर्ट फ़िलहाल जो है वो उनके नज़र में नहीं है। तो अब पता नहीं किस तरह का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है और किसकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसको जब तक इसकी इंडिपेंडेंटली इसकी किसी भी प्रेशर के बगैर जब तक इसकी तफ्तीश नहीं होगी तब तक जो है ना हमें नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये वुंड्स कितने पुराने हैं, ये तो वैसे भी मेडिकल देख के पता चल जाएगा कि कितने पुराने, नेचर क्या है इंजरीज की, हर चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो मेडिकल कहाँ है? वो तो हमारे सामने है ही नहीं, वो तो हमने देखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर, और इसके लिए हमारी DIG ऑपरेशंस इतने अच्छे हैं ना, अगर उन्हीं को ये पॉइंट कर दिया जाए ना अली नासिर रिजवी को कि आप इसको पूरा हैंडल करें, आप इसमें हर चीज़ करें, ओवरसी करें कि क्या है, तो वो इतने वो खोजिए कि वो पहुंच जाएंगे मामले की जड़ तक कि ये कौन था, किसने इस बच्ची को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश जो है ना उसमें है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं कि इसका कभी सैचुरेशन लेवल इसका नीचे जाते कभी ऊपर आता है, हमें नहीं पता कि ये कब अपनी ज़िंदगी की बाजी खो बैठे। तो हमने एक 13-14 साल की बच्ची के साथ इस माशरे ने वो जुल्म किया है, और एक इससे बड़ा जुल्म ये है जो एक तो चले जो अक्यूज़ हैं इसमें कि कह रहे हैं कि जी जज की बीवी ने किया, लेकिन जो ज़्यादा मुझे लगता है इसमें हमारा किरदार है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम भरपूर तरीके से हमारी सेलिब्रिटीज़, हमारे एक्टिविस्ट, हमारी NGOs क्या वो मुकम्मल तरीके से ऐसे प्रेशर डाल रही हैं कि भाई इसमें जो जो मुलव्वस है उसको जो है ना कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, चाहे वो बंदा है जो लेकर उनको गया, क्या उसका कोई ये बिजनेस तो नहीं है, क्या वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, तो नहीं है। अगर वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है तो फिर तो सेक्शन 3 हमारा ट्रैफिकिंग एक्ट है 2018 में आया था कि भाई उसको भी सज़ा होएगी, 10 साल की उसकी सज़ा है। लेकिन जो सबसे मेन सज़ा है ना, जो एक ऐसी सज़ा है जो ऐसी दफ़ा है 336A पीनल कोड में, वो ये कहती है कि अगर आपको मुंह के ज़रिए या आपके ऊपर तेज़ाब फेंका जाए, कोई करोसिव मटेरियल किसी किस्म का भी, जिस तरह इस केस में मैंने सुना है कि हार्पिक उसको पिलाया जाता था और हार्पिक मुंह पे डाला जाता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा और बच्ची की अपने बयान से पता चलेगा, लेकिन अगर ये सच है तो इसमें 336A की इंतलाक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस ऑफेंस के अंडर इस जो अक्यूज्ड खातून है इसका ट्रायल चलेगा एंटी टेररिज्म कोर्ट में, क्योंकि ये एक स्केड्यूल्ड ऑफेंस है। तो जब ये होएगा तो मुझे लगता है इसमें इसको 25 साल तक की सजा भी हो जाएगी। हाँ, मिनिमम इसकी मुझे लगता है 14 इयर्स है, लेकिन मैक्सिमम इसकी 25 है। तो अगर इसको वाकई में करार वाकई सजा देनी है जो इसने बच्ची के साथ की है, तो फिर तो ये 336 के अंदर करोसिव एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मलाइज हो गया हुआ है हमारे मुआशरे के अंदर कि हम खुद भी देख रहे होते हैं कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एक छोटी सी बच्ची को एक छोटी सी बच्ची ने ही संभालना होता है, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं फैमिली के पास, घरों में भी जाते हैं, वर्कशॉप से भी जाते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं और हमने उसको बड़ा नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है। ये हमें नहीं करना है, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। हमें लगता है कि चलो ठीक है, घरों में काम करते हैं तो इट्स ओके, घरों में काम करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि
आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकालेंगे, आप पता नहीं वो कितना ही उसके अंदर, उस औरत के अंदर वो गुस्सा था, स्ट्रेस था, फ्रस्ट्रेशन थी। आई डोंट नो कि वो उनकी मेंटल लेवल क्या था कि वो इतना तशद्दुद आप किसी एक इंसानी जान के ऊपर कैसे कर सकते हैं। इसकी जो है ना रूट कॉज ये है कि आपने किसी छोटी कमसन उम्र की बच्ची को एम्प्लॉय ही नहीं करना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इन इट सेल्फ एक जुर्म है। जब आप वो पहला स्टेप लेते हैं तो अगला स्टेप आपसे ऑटोमेटिकली वो हो जाता है सरजद के, उसके ऊपर थप्पड़ से स्टार्ट होएगा। जब ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, ये नहीं तुमने सही किया, क्योंकि देखिए वो कम उम्र की बच्ची है, उससे गलतियां होंगी, आप उसकी काम की उम्र है ही नहीं। और दूसरा, जब ये खदीजा आपने भी देखा होगा, जब ये हाईलाइट हुआ है तो जज साहब की तरफ से एक मौक़िफ़ आया कि बच्ची ने शायद जो गमलों के अंदर से मिट्टी खा ली तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हुआ। इस तरह के बेतहाशा जो मौक़िफ़ थे वो हमारे सामने, और अभी सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है, आई डोंट नो कि ये सच है, इसमें कितनी सच्चाई है, कि जज साहब ने खुद भी उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया है। सिर्फ उनकी बेगम ने नहीं, जज साहब की तरफ से भी तशद्दुद किया गया है, और अब दोनों ही फरार हैं। देखें, अगर वैसे मैं ना हमेशा, क्योंकि एज लॉयर्स हम कहते हैं कि हमेशा दोनों साइड्स को सुन के अपना वर्जन, हाँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है, कोई भी, बल्कि ये कानून का भी एक है बड़ा सॉलिड प्रिंसिपल है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को सुने बगैर आप ना करें। तो जब मैंने वाकई ये वर्जन कल देखा, उन्होंने गालिबन एक इंटरव्यू दिया हुआ है, और उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि बच्ची को हम इलाज भी करा रहे थे, वो अपनी स्किन छीलती थी और बड़े अरसे से वो ये कर रही थी, और हम उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा रहे थे। तो मुझे ना ये चीज़, एक ऑर्डिनरी मैन को, मुझे एटलीस्ट ये चीज़ अपील नहीं की, आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद कि वाकई ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मिट्टी तो बच्चे खा लेते हैं, मैं भी बचपन में मिट्टी खाती होंगे, लेकिन इस तरह की कोई नहीं होता कि आपकी स्किन छिल जाए, आपकी गोमड़ा जो है वो डिवाइड हो जाए, आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, आपकी स्किन को पूरे इन्फेक्शन, आपके कीड़े पड़ जाएं आपकी आंखों के अंदर। और ये तो आई एम श्योर डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो ये इनका मौक़िफ़ है ना, ये इस तरफ को लेकर जा रहा है कि ये जो हुआ है बच्ची के साथ, ये इसकी अपनी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं और ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हैं। अच्छा, तो ये उस तरफ उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब आई थिंक उन्होंने बहुत ही इनिशियली अपना केस मजीद ख़राब की तरफ ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि ये बच्ची हमारे पास से ही बरामद हुई है। ये उन्होंने एडमिट कर लिया कि भाई ये बच्ची हमारे पास थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब कानून हरकत में तो आ गया हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता मजीद और खुलेंगी। लेकिन क्या लगता है आपको खदीजा कि इससे पहले भी हमने देखा, जिस तरह मैंने बताया कि 2017 में भी इस तरह के केस आया था, तब भी एक सेशन जज के घर से तैयबा नामी जो लड़की थी उस पर भी तशद्दुद किया गया, बाद में उनका भी सुलहनामा हो गया और 1 साल की सज़ा तो उन्होंने काटी। लेकिन क्या एक प्रेसिडेंट नहीं सेट हो गया हुआ कि इस तरह का केस आता है, हाईलाइट होता है, थोड़ी बहुत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके बाद सुलह सफाई हो जाती है और वो वहीं पे ठप हो जाता है। एक एग्जाम्पल सेट नहीं होती है कि अगर आपने इस तरह का कोई हरकत करनी है तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह को कोई कवानीन हमें क्या दोबारा से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, या हमारे पास कवानीन है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है? देन अगेन कवानीन है, लेकिन जो हर्ट और जो 324 जो दफात लगी हुई है ना, उन सब में वो कंपाउंडेबल है, उसमें सुलह हो सकती है। अगर पार्टी राजीनामा कर लेना तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि नहीं जी आपने गलत राजीनामा किया, हमने इसमें सजा देनी है, वो ये नहीं कहेगी। अच्छा, वो ये सिर्फ उन केसेस में होता है जिस तरह ऑनर किलिंग हो गया, उसमें जो है ये 311 के निकात होता है कि जी ऐसे खतरनाक खौफनाक तरीके से मारा गया कि इसमें सजा देना लाजमी है और ये सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है। और वो भी हमने देखा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रिलीफ मिल जाता है। तो इस केस में अगर हम तैयबा के केस को भी देखा जाए तो इसमें उस वक्त सो मोटो हुआ था जी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, विच इज वाई एक स्पीडी ट्रायल चला था। और मुझे लगता है 2019 में ये फाइनली डिसाइड हो गया था। 2016 से 3 साल भी स्पीडी ही होता है हमारे निज़ाम में, क्योंकि वरना एक क्रिमिनल केस को 7 से 8 साल तो मिनिमम लग जाते हैं अगर जल्दी ना हो रहा हो ट्रायल। तो वो जो है वो बहुत स्पीडी था, उसमें 1 साल की सज़ा मुझे लगता है इस केस के लिए, इस तरह के केसेस के लिए एग्जेम्पलरी थी, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हो गए ना। आपने 10 दिन के लिए भी, महीने के लिए भी सज़ा काटी हो और आप सज़ा याफ्ता हो, तो कन्विक्शन का टैग आपके ऊपर से नहीं उतरता। बिल्कुल, आप कन्विक्ट रहते हो, आप सारे रिकॉर्ड्स में, हमारे पब्लिक रिकॉर्ड्स जितने भी हैं, आप किसी सरकारी मुलाजमत में नहीं लग सकते। उसके बाद आपने जब बाहर जाना है, अप्लाई करना है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ें, वो हर चीज़ जो है उनकी सोशल लाइफ वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सोशल जो हमारे जिसका सोशल स्टेटस जो है इन लोगों का बड़ा हाई है, इन लोगों को सजाएं देना हमारे मुल्क में मुश्किल है। यही अगर कोई गरीब होता, इसकी तस्वीरें फ़ौरन लग जाती, हथकड़ी लगी होती कि ये देखें जी हमने पकड़ लिए, स्विफ्ट एक्शन ऑफ पुलिस।
लेकिन इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको प्री अरेस्ट का मौका दिया गया है। अभी उनको, वो पहले भाग गए थे, प्री अरेस्ट जो है वो एज ऑफ राइट आप लेकिन ले ऐसा लेते नहीं हो। हो सकता कि अगर आपने किसी को ढूंढना है तो आपको वो ना मिले। हमारे यहाँ पे पुलिस पुलिस अगर का चाहे काम तो देखा है कि जहाँ से उन्होंने ढूंढना है ना, ढूंढ के जिसको ढूंढना है निकालते वो हैं। ढूंढ के निकालती ही है। बिल्कुल। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पुलिस के पास ऐसी चीजें नहीं है कि वो जो मुलजिम हमारी को पुलिस पकड़ना वाकई पाए। बहुत हमारी इस मामले में बहुत Efficient अच्छी है, एफिशिएंट है, अगर वो काम करना अगर चाहे। वो काम करना चाहे तो हाँ, तो exactly। यही है, इसलिए हमें प्रेशर को है ना बिल्डअप रखना है ताकि पुलिस स्टेट काम इस करती हवाले रहे। से क्या काम कर सकती है? स्टेट के ज़िम्मे क्या चीजें आती हैं? स्टेट की जिम्मेदारी यही है कि इंश्योर करे कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है हाँ। वो ऑन मेरिट हो रही है, जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो जाए जल्द से जल्द, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो चलान अपना जमा कराएं कोर्ट में और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाए। जैसे ही वो चार्ज फ्रेम होगा ये कानून के कटहरे में आ जाएंगे। अभी बेल मिली है, वो प्री अरेस्ट है, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा अगर कानून इसमें हरकत में आता है और प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है तो इसकी प्री अरेस्ट बेल जिस तरह की उसके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं वो डिसमिस हो जाएगी। एक हेयरिंग, 2 हेयरिंग, उसके बाद वो सुन के दोनों पार्टीज को डिसमिस कर देंगे, वो अंदर जाएगी। वो प्री अरेस्ट उसकी कैंसिल होएगी और वो जाएगी अंदर बिहाइंड बार्स, शी विल ठीक है। ये नहीं है कि जी वो देखें वो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे उसको प्री अरेस्ट मिल गई है। प्री अरेस्ट कोई भी जाएगा ना कोर्ट के पास कि मुझे कि मुझे ये खतरा है कि मुझे पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी, मैंने ये जुर्म नहीं किया, मुझे FIR में नामजद कर दिया, मुझे प्री अरेस्ट बेल दे दे बिफोर अरेस्ट, तो वो आपको दे देते हैं। ठीक है। ये नहीं होता, और इसमें उसको प्रोटेक्टिव बेल लाहौर हाई कोर्ट ने दी है कि आप जाके उधर सेशन अदालत में पेश हो इस्लामाबाद के 1 अगस्त, मतलब आज तक उसके पास थी तारीख। अब पता नहीं वो आज पेश होएगी कि नहीं होएगी, या वो भाग गई होगी, बिल्कुल ही पेश ही नहीं होगी, ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही भाग जाए। तो इसमें जो है वो कुछ पता नहीं है, क्योंकि जहाँ एक पार्टी बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है ना और दूसरी कमज़ोर होती है, तो वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। एग्जैक्टली। हमारे कवानीन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। और ये बहुत अफसोसनाक एक वाक़या, और इससे पहले भी बेतहाशा इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी हमें अच्छा नज़र नहीं आता है। एंड पे राज़ीनामा हो जाता है, और जो ताकतवर लोग होते हैं वो खुलेआम फिर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का सोशली बाइकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी मौजूद थी। खतीजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और इस हवाले से हमने बात की है, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, और ताकि इस हवाले से जो फेयर एंड ट्रायल हो सके। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात कर रहे थे, रिजवाना पर जो तशद्दुद हुआ है, जो इस्लामाबाद का केस है, उस पर बात कर रहे थे, और कवानीन के हवाले से हमने जानने की कोशिश की है। और इस वक्त जो बच्ची है जनरल हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रही है, और उसकी हालत बहुत ही तशवीशनाक बताई जा रही है। तो क्या इसके ऊपर कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इस हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इस पर हम बात करेंगे। सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। सारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सारा, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जो एक दफ़ा फिर हमारे सामने आया है। बताइएगा, इस वक्त रिजवाना की तबीयत संभल पाई है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनकी तबीयत के हवाले से? जी देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, मेरी टीम कल रात से भी हॉस्पिटल गई थी चेक करने के लिए, और वो उन्होंने बताया कि अगले 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। उसकी तबीयत जो है वो खराब हो रही है, विद टाइम इट्स नॉट गेटिंग बेटर, वो खराब होती जा रही है। तो ये जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और इसमें जो है ना, अभी सबसे पहले एक तो उसकी दुआ करने की जरूरत है कि उसकी तबीयत संभल जाए और रिकवरी हो जाए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो मुजरिम है उनको सजा मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक वो अरेस्ट ही नहीं हुए हैं जिन्होंने ये किया है। तो मैंने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो इस पर स्लो मोटो नोटिस लें, और इसकी केस की हियरिंग डेली बुनियाद पे, रोजाना की बुनियाद पे, ताकि जल्द से जल्द केस अपने अंजाम से और एक बार जो वो मिल सके मुजरिम को, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे किरदार का फसाना इस केस में, ये पर्टिकुलर केस एक ग्लोबल इशू बन गया है। इससे पाकिस्तान की इमेज बहुत खराब हो रही है पूरे दुनिया में, नॉट जस्ट हमारा इंटरनल मैटर नहीं है ये अब सिर्फ।
अभी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सीरियसनेस के साथ इस केस में जो है वो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी का अमल हो, इसमें कोई लूप होल्स ना हो, इनमें बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम हो ताकि एक रिजल्ट निकल सके और उस रिजल्ट की बुनियाद से ये केसेस रुकेंगे, वरना और कोई तरीका नहीं है केसेस रोकने का। एज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चेयरपर्सन मैंने विजिट किया 4 दिन पहले रिजवाना को, मुझसे सोया नहीं गया उस दिन के बाद से। आई एम रियली अपसेट उसको देख के कि उसकी क्या हालत है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस दिन से उनकी वीडियोस और पिक्चर्स सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी, हम खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस वाक़े के बाद। सारा ये बताइएगा, कल हमने कि इंटरव्यू भी देखा है और फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब शायद रिजवाना ने मट्टी खा ली थी और जिसकी वजह से उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया या कीड़े पड़ गए हैं। तो आपने तो वहाँ पर जाके विटनेस किया है उसकी कंडीशन को, और उसकी कंडीशन के हवाले से बताइए कि वाकई ये चीज़ है कि मट्टी खाने से इतना स्वेयर इन्फेक्शन हो सकता है या इतना तशद्दुद किया गया है और जिसको अब डिनाई किया जा रहा है। जी बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक मजाक वाली बात है कि मिट्टी खा ली उसने, ये हो गया। उसकी बहुत ज्यादा उसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसकी चीख पे बर्न निशान है, उसके 4 फ्रैक्चर्स हैं, उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं, उसके दांत तोड़े गए हैं तशद्दुद करके। उसको हार्पिक पिलाया गया, केमिकल पिलाया गया, पानी जब वो मांगती थी उसको उसके बदले में एक केमिकल पिलाया गया पॉइजनस। तो ये पूरा डॉक्टर की रिपोर्ट में मैंने खुद देखा है। मतलब कोई जो है ना वो लेमैन भी देख के बताता है कि उसका कितने बुरे लेवल का जो 3rd डिग्री टॉर्चर टाइप होता है वो किया हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। उसको मारने की कोशिश की गई है, उसको कत्ल की कोशिश की गई है, तो बहुत ही उसकी बुरी हालत है। हम चाहते हैं, दुआ करते हैं सबसे पहले तो वो ठीक हो। उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हमें ऑफर दिया कि क्योंकि रिजवाना के 9 और बहन भाई हैं तो उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उसको रखना, उसकी अपब्रिंगिंग। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाहता है कि हमें दे दी जाए ये बच्ची और हम इसकी तालीम, तरबियत, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। हम तैयार है लेने को। तो पहले सबसे पहले दुआ करनी है वो ठीक हो जाए और इस केस को हमें छोड़ना नहीं है। एंड मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस तरह मीडिया ने यह हाईलाइट किया हुआ केस, अब जिस दिन मीडिया ने हाईलाइट करना रोक दिया इससे कुछ नहीं होगा साहब। जब तक मीडिया हाईलाइट करता रहेगा इस पे ये नोटिस लेते रहेंगे, सीरियसनेस रहेगी। अभी आज उसकी हियरिंग है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो उसकी प्री अरेस्ट बेल जो वो मिल गई, वो भी पता नहीं किस तरह प्री अरेस्ट बेल मिल सकती है किसी को जो इतने बुरा टॉर्चर करे किसी के साथ, तो और अटेम्प्ट टू मर्डर करे। तो वो हमें देखना है हियरिंग में क्या होता है। तो उसकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो और उसको अरेस्ट किया जाए एज सून एज पॉसिबल और फिर केस शुरू हो और वो जल्दी अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचे। दिस इज वेरी बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, हम तो अपनी आवाज़ उठाते ही रहेंगे और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस जो है इस हवाले से सख्त से सख्त इक़दाम उठाए और उन लोगों को पकड़ने की, अरेस्ट करने की कोशिश की जाए और अगर हो सके तो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन इसमें करे और सुमोटो नोटिस ले, ताकि जिस तरह पहले सुमोटो नोटिस लिया गया था और जिसके बाद जो सज़ा भी दी गई थी 2017 में जो वाक़या हमारे सामने आया था, और अब ये हूबहू वैसा ही वाक़या एक और हमारे सामने आया है। तो हम तो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे लेकिन हुकूमत से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि वो भी इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाएं और जो हमारा एक जो इमेज गलत पोर्ट्रे किया हो रहा है बाहर के ममालिक में उसको बेहतर किया जाए। हमारे साथ सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मौजूद थी। सारा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया है। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब अब जो है ना टी लवर्स के लिए या कॉफ़ी लवर्स के लिए जो सेगमेंट है ना हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो चाय है ना ये सिर्फ चाय का कप नहीं होता है, ये हमारा सुकून भी होता है। इसमें हमारा सुकून भी छुपा हुआ होता है कि जब हम चाय पीते हैं ना तो हमारे एक सुकून की लहर जो है ना हमारे जिस्म में दौड़ जाती है। तो पहले हम देखते थे कि पहले के ज़माने में ना चाय को कभी कभार दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब लोगों ने ना इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया है। सुबह से शाम तक 3 या फिर ऑलमोस्ट 4 कप तक जब चाय नहीं पी लेते ना तो जनाब हमारा दिल ही नहीं करता है और हमें लगता ही नहीं है कि हमने चाय नहीं पी, और चाय ना पिए तो सर में दर्द रहता है। तो लोग नींद पर काबू पाने के लिए, यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए भी चाय या फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज हमने इस हवाले से बात करनी है कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एक दिन में कैफ़ीन कितनी हमें लेनी चाहिए जो हमारी सेहत
आपके लिए नुकसानदेह भी ना हो। बहुत सी चाय की भी बहुत सारी इकसाम है, मसाला चाय है, अदरक वाली चाय है, इलायची वाली चाय है, दालचीनी वाली चाय है, और इसी तरह जो कॉफ़ी है वो भी दूध वाली कॉफ़ी, मिल्क टी पी जाती है, मिल्क कॉफ़ी पी जाती है, उसके साथ साथ ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, बुलेट कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। आज जनाब टी लवर्स और कॉफ़ी लवर्स के लिए ये जो सेगमेंट है बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। तो इस हवाले से इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरा साबिर हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। उनसे बात करेंगे और तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं ना उनका सोल्यूशन निकालेंगे और आंसर्स लेंगे। डॉक्टर समरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समरा, आप चाय लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं? सबसे पहले तो मुझे बताइए। मैं ना टी लवर हूँ ना मैं कॉफ़ी लवर हूँ। मैं वंस इन अ वीक एक कप प्रेफर करती हूँ अपने लिए। अब जो अच्छा। लवर हैं वो तो डेफिनेटली पियेंगे, हाँ। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्योंकि हम लोगों ने इनके ऊपर थॉरली रिसर्च की होती है, हाँ। हमें पता होता है किस चीज़ का कितना फ़ायदा है, किस चीज़ का कितना नुकसान है। इस चीज़ से हट के भी एक बंदे की पर्सनल लाइकनेस भी होती है। तो मैं ज़्यादा शेक्स और जूस लवर हूँ। मैं ज़्यादा ठंडी चीज़ की तरफ जाती हूँ, गर्म चीज़ की बजाय। मतलब आपको मशरूबात ज़्यादा पसंद हाँ, है, ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद है, ना कि जनाब चाय या कॉफ़ी। ठीक है जनाब, मैं तो टी लवर हूँ और जब तक मैं सुबह का जब मैं उठती हूँ तो मैं एक कप चाय का ना पी लूँ तो मेरा दिन जो है ना वो अच्छा नहीं गुजरता है। आई नो ये बहुत बुरी हैबिट है जो आपके स्टमक के लिए नुकसान है। कैसे मैजिकल चीजें बताई जाएंगी, इसके बाद आप बोलेंगे अच्छा ठीक है बस मैं इतनी पीती हूँ, इतनी काफी है। चले फिर शुरू हो जाते हैं चाय के हवाले से। ये जो इसमें कैफीन होती है इस हवाले से बताइए कितनी हार्मफुल हमारे लिए, कितने मुज़र सेहत हो सकती है हमारे लिए? देखिए हमारे यहाँ पे इसको पिया जाता है, एक तो देखिए स्मॉल कप होता है, एक मीडियम कप होता है, एक लार्ज कप होता है। कुछ लोगों के घरों में तो इतना बड़ा होता है, हाँ। बड़े मग्स होते हैं, हाँ। और वो उस टी को एक दफा में कंसीडर करते हैं। हमारे पास इससे मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि मीटिंग से पहले चाय, विद इन मीटिंग हमारी जो टी ब्रेक होती है, फिर उसके मीटिंग के बाद की चाय, फिर थोड़ा सा हमारा काम होता है ऑफिस का, उसके बाद फिर दोबारा चाय। दिन में मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जिनको मैंने 7 to 8 टाइम्स पर डे चाय पीते हुए देखा। ओके, ठीक है, एक दिन में अगर मैं आपको इसकी क्वांटिटी स्टार्टिंग में मेजर कर दूं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा इन अ डे इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, आप एक दफ़ा लें या 2 दफ़ा, अगर आप बहुत ज़्यादा टी लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं, तो 2 से ज़्यादा नहीं। इसकी कुछ ऐसी डीप वजूहात हैं जो कि आपको अगर आप 100+ रिसर्चेस पढ़ेंगे तो आपको जाके समझ आएगी। ठीक है, तो जो चीज़ मैं अभी आपको वो चीज़ बताने लगी हूँ विद इन हमारी सिर्फ इसी सेगमेंट में कि इसकी कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं, हम डायरेक्ट सिर्फ उसी पे आ जाते हैं। की बात नहीं करेंगे, हम उसके फायदे भी ऑब्वियसली फायदे भी अगर आप दिन में 2 दफा लेते हो तो तब आपको इसके फायदे मिलेंगे। अच्छा, आपको थोड़ी सी एक्टिवनेस महसूस होगा। कुछ लोग इसको इसलिए पीते हैं, बच्चे इसलिए पीते हैं हमारे एग्जाम्स हैं, हमने रात को जागना है, कैफीन है, हम थोड़ा सा ये देखो अगर आप 2 दफा लेते हो मोर देन इनफ है। हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हम जितनी दफा ज्यादा लेंगे उस दफा। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि आप मेरी एग्जांपल ले लें, कुछ लोगों को होता है चाय पी के नींद नहीं आती, जैसे जैसे चाय मेरे अंदर जाती जाएगी मुझे बेहोशी का आलम मेरे ऊपर तारी होता जाएगा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है ना आपकी बॉडी पे कि आपको सूट करता भी नहीं। हम लोगों ने कहते हैं कि इससे सिर्फ जागा ही जाता है, तो वो हमने माइंड में सेट कर लिया है। तो अब ये चाय फर्क नहीं देती, आपका माइंड आपको जगाता है। ठीक है, तो ट्वाइस इन अ डे इज मोर देन। लेकिन जैसे मैं हूं ना, अगर मैं सुबह उठते सार ही एक कप मैंने अगर चाय नहीं पीना है, मैं उसके साथ कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, तो मैंने वो चाय अगर नहीं पीना तो पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहेगी। तो वो चाय की वजह से नहीं है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमारे माशरे में ये चीज बहुत है कि जो चाय ना पिए उसके सर में दर्द रहता है। अब ये बात बताएं कि हमारी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें छोड़नी पड़ती हैं, हम छोड़ते हैं। हाँ, जो चीज़ हमें पता है कि हमें नुकसान दे रही है, वो कोई हमारा दोस्त है, वो कोई हमारा रिश्तेदार है, वो कोई भी चीज़ है, जब हमें पता है ये चीज़ नुकसान दे रही है हम पीछे हट जाते हैं। तो इस चीज़ से क्यों नहीं। हाँ, एक तो निहार पेट सुबह इसका कंज्यूम नहीं करना, सुबह उठते ही, और एक नाश्ते के साथ। हमारे मुल्क में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और डायबिटीज आपको पता है कि टॉप लिस्टेड पाकिस्तान में है। तो हम लोग उठते ही निहार पेट शुगर का इंटेक कर रहे होते हैं, जबकि नहीं लेते निहार पेट। और नाश्ते के साथ भी एक हम पराठा खा रहे होते हैं घी में पका हुआ,
ठीक है, साथ में हम चाय पी रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा रिस्क होता है हमारी डायबिटीज़ का और हमारे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करने का। एक डिसीज्ड पर्सन तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी करता है। और हम जैसे हेल्दी लोग अपनी इन हैबिट्स को, अपनी कह लो हेल्थ को इस तरह हेल्दी से वर्सन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब दिन में 2 दफ़ा पियो, अब दोपहर में ले लो, ठीक है। आप स्नैक टाइम में 6 से 7 बजे ले लो, अब 1 से 2 बजे ले लो, सुबह उठते ही ना। हाँ, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है कि आपको मॉर्निंग टी चाहिए, हाँ, फिर आप उठो, पहले 1-2 ग्लास नीम गर्म या पानी के या रूम टेम्परेचर के पानी के पियो, ओके। फिर आप अपना तैयार हो, नाश्ता करो। अगर आपने बाहर जाना है, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, जॉब गोइंग है, जहाँ पर भी आप तैयार हो, नाश्ते करें। नाश्ते के 15-20 मिनट के बाद आप अपना एक कप ले सकते हैं, नाश्ते के साथ भी नहीं, ओके। और पहले मैं ये चीज़ हाईलाइट कर दूं, गोश्त, सब्जी, फ्रूट के साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये हमारे जो डिसीजेज होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर कह लो, पीसीओएस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये इसको मजीद वर्सन करती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी तो अब एडिक्ट हो जाते हैं ना, हम जो लोग कॉफी और टी लवर्स हैं, वो तो एडिक्ट हो जाते हैं इन चीज़ के। यही तो बात है कि जब हम लोग इस चीज़ की एडिक्शन अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, एडिक्शन इज अनदर थिंग, और जो हम लोगों ने सर पे सवार कर लेना, भाई इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, हमने पीनी है। समटाइम आप ऐसी जगह पे होते हो, आपको नहीं मिलती, आप वहाँ पे सारा दिन गुजार लेते हो। जिनको एडिक्शन होती है वो तो बंदा वहाँ पे उसका दिल घबराता है और उसके सांस फूलते हैं। और इसी तरह यहाँ से मैं छोटा सा हवाला दूंगी, हमारे टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन खैर हम कहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी। ये मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, भाई आप लोगों को रियल मीनिंग ही नहीं पता डिप्रेशन क्या है। जो जिनको रियल में डिप्रेशन होता है, वो रात को सोए हुए की धड़कन साथ वाला बंदा सुन सकता है, वो डिप्रेशन है। हमें थोड़ा सा मसला, हम कहते हैं भाई हम तो डिप्रेशन में चले गए। इसी तरह ये एडिक्शन नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो इसको। हर चीज को सडन छोड़ना हल नहीं होता, अच्छा, ठीक है। जैसे कि इसको 2 दफा पियो, अब बहुत कोई बंदा एडिक्टेड है, सही वाला एडिक्टेड है, तो 3 दफा भी पी सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि जो आपका बड़ा मग है, उसको बेशक उस बड़े मग को 3 टाइम पियो, बट उसकी सर्विंग साइज को, क्वांटिटी उसकी कम कर लो, ठीक है, ताकि फिर आपको वो चीज फील ना हो। अगर आप स्मॉल कप ले रहे हो तो स्मॉल कप में 1/3 पार्ट चाय का ले लो, बेशक 6 दफा दिन में ले लो, ठीक है। जो आपने पूरा मग दिन में पहले टाइम पिया था ना, करना है उसको जो डिवाइड कर लें, उसी को डिवाइड करके बेशक 6 टाइम कर लो, बेशक 4 टाइम कर लो, वो आपकी मर्जी। आपका जो है वो माइंड भी रिलैक्स रहेगा। ये चीज आपने देखी होगी अगर आप टी लवर हैं, तो हम कहते हैं कि इससे हमें सुकून मिलता है, नो डाउट। क्योंकि किसी चीज़ की भी एडिक्शन हो, जब आप उस चीज़ को मिल जाती है तो आपको एक सुकून मिलता है, इत्मीनान होता है। तो ये चीज़ होगी कि वक्ती तौर पे सुकून मिलता है, उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि मैं एक डिप्रेशन फेज में हूँ, या मैं मैदे के लिए कितनी डिस्टर्बिंग चीज है, या क्या कहेंगे, मैदे को किस तरह, ये स्टमक को हमारे किस तरह ये खराब करती है। स्टमक को ऐसे खराब करेगा जब आपने इसको एक्सेस आप उसकी लेंगे, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी आप ले रहे हो। फिर आपने मीठा भी इसके अंदर बेतहाशा ऐड किया हुआ है, क्योंकि जो चाय लवर है उनमें हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ लोग अपनी मीठे की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए चाय पीते हैं कि उनको मीठा पसंद है और उनमें उनको लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए होता है। कुछ लोग वैसे अपने आप को एक्टिव रखने के लिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भी अच्छा हमें दिन टाइम भी नींद आए, हमें ऑफिस में काम कर रही हैं वो, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। आप इसके अंदर ये है कि हम ना तो मज़ीद कैफ़ीन की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना शुगर की, क्योंकि हर बंदे का एक अपना लेवल है, वो अपने मुताबिक। लेकिन चाय कहते किसको है? मतलब बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि चाय कहते हैं जो कहवा बनता है चाय का, उसको कहते हैं, उसमें दूध नहीं डाला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे दूध पत्ती भी पी जाती है, कड़क चाय भी पी जाती है, मुख्तलिफ इकसाम है ना चाय के, उसमें सौंफ भी डाली जाती है, इलायची भी, दालचीनी भी, अदरक भी डाला जाता है, हर चीज ही उसके अंदर डाली जाती है। चाय वो है जो दूध के बगैर होती है, अच्छा, वो इतनी हार्म नहीं होती, वो भी आप ट्वाइस अ डे, इवन थ्राइस अ डे आप ले सकते हो। उसमें आप दालचीनी डाल लो, आप अदरक डाल लो, आपके वैसे ब्लैक लीव्स कुछ भी हैं, बस जो दूध के साथ आप ऐड करवा लेते हो ना, उसके साथ फिर आपको शुगर भी ऐड करनी पड़ती है। और फिर जब दूध और पत्ती मिक्स होती है तो वो फिर दूध के जो फायदे होते हैं वो भी वेस्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी वैसी, लोग कहते हैं कि अगर आप दिन में 2 दफा लो तो ना इसका नुकसान है ना इसका फायदा है। अच्छा, ठीक है, वो जस्ट आपकी बॉडी को, मतलब आपने 2 दफा जो है वो पीनी है, ज्यादा नहीं पीनी। अब 3 दफा भी पी सकते हो। अब देखो हमारी फीमेल्स को पीसीओएस का आजकल बहुत इशू होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं।
अब वो चाय से नहीं होते, अब चाय के अंदर जो मीठा है, अब जो पीसीओएस को 2 इश्यूज ट्रिगर करते हैं वो कौन से हैं? डायबिटीज और ओबेसिटी। अब जब दूध के अंदर, चाय के अंदर चीनी डाली जाएगी तो वो हमारे इंसुलिन लेवल को रेजिस्ट कर देंगे, और फिर यही 2 वो फैक्टर्स हैं जो हमें पीसीओएस में खराब करते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स को तो वैसे 2 दफा 1 दफा लेनी चाहिए। अगर वो पीसीओएस में सफर कर रही है, तो कोई हार्मोनल इशू है, तो उनको इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये ना हो कि हमारे देखने वाले ये सोचें कि मैं टी लवर हूँ तो मैं सिर्फ टी पर ही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं कॉफी पर भी आने लगी हूँ। कॉफी के हवाले से भी हम बात करेंगे, बाइसनेस नहीं करनी है हमने। कॉफी के हवाले से बताइए, कॉफी का पीने का क्या फायदा और क्या नुकसान है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज़ के हम सिर्फ नुकसानात को ही डिस्कस नहीं कर रहे, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को, वो कॉफ़ी है, वो टी है, जब उसको एक्सेस पे ले जाओगे तो उसके आपको साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉफ़ी भी ऐसी है, आप एक दिन में 1 कप आप पी सकते हो। किस तरह की कॉफ़ी पी सकते हैं हम? अब ये डिपेंड कर, एक दफ़ा आप पी सकते हो, हर पर्सन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पी सकता है, जिसको जैसी पसंद है। ज्यादा वो बाहर वाली पीता है, घर में बना के पीता है, ब्लैक कॉफी नहीं, मतलब ब्लैक कॉफी भी होती है ना, बहुत से लोग ब्लैक कॉफी, सिर्फ डार्क ब्लैक कॉफी जो होती है वो पीते हैं, बहुत से लोग अंदर मिल्क ऐड कर लेते हैं, मिल्क की कॉफी पी लेते हैं। तो कौन सी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? हाँ, आपको वही बात कर रही हूँ कि अगर आप एक दफा ले रहे हो, मैं बार बार इस चीज को इसलिए पिन आउट कर रही हूँ कि अगर आप एक दफा ले रहे हो और अपनी मर्जी की ले रहे हो, दूध वाली ले रहे हो, ब्लैक कॉफी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, आप एक दफा अगर आप ले रहे हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग पी सकते हो, कोई मसला नहीं हो। तो उसका कोई नुकसान नहीं है? उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर उसका नुकसान तब होगा जब आप उसको दिन में थ्राइस अ डे आप उसको करोगे। क्या नुकसान हो सकता है उसके? नुकसानात ये होते हैं, आप मजीद एंजाइटी, डिप्रेशन में आप, ये उन चीज़ों को ट्रिगर करता है, आपके माइग्रेन लेवल को ट्रिगर करता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को ट्रिगर करता है। इवन हम लोग कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी जी आप लोग वेट कम करने के लिए पी सकते हो। देखो, हर एक बंदे को ये सूट नहीं करती है, हर एक बंदा ये पी नहीं सकता है। अब कोई हेल्दी पर्सन है, उसको ये नहीं सूट कर रही है, तो ये वो डायरेक्ट जाके उसके स्टमक पे इफेक्ट करेगी। ट्रू, ठीक है ना। अगर बेशक कोई इसका लवर है, वो भी जब एक्सेस में चला जाएगा, उसका भी स्टमक, चाय इतना स्टमक खराब नहीं करती जितना कॉफी करती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन लेवल ज्यादा होता है, उसके अंदर उसकी जो है थिकनेस वो ज्यादा होती है, ये डायरेक्ट हर बंदा इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर कोई कॉफी लवर है तो वो जब वो एक्सेस में चला जाता है तो उसको इशू होता है, या अगर उसको इशू कोई महसूस नहीं हो रहा, वो सालों से पी रहा, वो कहता है मुझे तो कभी कोई मसला हुआ ही नहीं है, तो फिर उसको आफ्टर द 40 years अबव उसको पता चलेगा कि उसके साथ जो फिर उसके बुढ़ापे में सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में ये इशू है लकोरिया। हाँ जी, फीमेल्स को। अब ये क्यों है? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बीइंग अ रिसर्चर ये बात करूँगी कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि लाहौर में टॉप लिस्टेड हूँ, तो हर पेशेंट लाहौर से मेरे पास आता है। तो इसमें ये है कि जो चीज़ मैंने एनालिसिस की है, फिर मैंने उसके ऊपर डीप रिसर्च की है, तो उसमें ये है कि चाय पीने वालों को लकोरिया ज़्यादा होता है। अच्छा, ये क्योंकि जो होती है ना, ये हमारी चाय जब दूध के अंदर पत्ती मिलती है तो वो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के वेस्ट आउट कर देती है। ठीक है, तो वो यहाँ तो 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ चाय पीने वाला बंदा बहुत मोटा होता है या चाय पीने वाला बंदा बहुत थिन होता है। ठीक है। दोनों कंडीशन में जब आप नमाज पढ़ते हो, आप लेट के बैठते हो, आपकी हड्डियों से आवाज़ आ रही होती है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एक तो वो जो आपका कैल्शियम बंद हो रहा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और आपकी हड्डियां जो है कमजोर होती जा रही हैं, तो इस हवाले से कंसल्ट करना। कैल्शियम बनाता है, लेकिन जब आप चाय की फॉर्म पियोगे तो आप आपका लकोरिया का वो आपको जो है वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। 1 से 2 कप जो है वो आप कॉफी या फिर चाय का इस्तेमाल एक दिन में कर सकते हैं। डॉक्टर समरा साबिर हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल डाइटिशियन है। डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। कॉफी और टी के हवाले से हम बात कर रहे थे और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
और ब्रेक के बाद आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम सेहत के हवाले से बात करेंगे, जो कि हर इंसान की अवलीन तरजीह होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जनाब फेफड़ों के कैंसर से हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। और आज लंग्स कैंसर के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। और हर साल 1 अगस्त को फेफड़ों के कैंसर के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आलमी दिन इसको मनाया जाता है। और ये एक अहम मसला भी है जिसकी बड़ी वजह तंबाकू नोशी सामने आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तंबाकू नोशी से सालाना 80 लाख अमवात होती हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद है। और इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू नोशी तो करते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते हैं। तो लिहाजा तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की एक बड़ी वजह भी बताई जाती है। और यहाँ तक ये कि ये दिन इतना अहम क्यों है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फेफड़ों का जो कैंसर है दुनिया में इतना आम है कि सालाना बड़ी आंत, छाती और जिगर के कैंसर से ज़्यादा लोग फेफड़ों के कैंसर से मरते हैं। और इस दिन का मकसद है कि लंग्स कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए और कैसे इस मूजी मर्ज़ से निजात हासिल की जा सकती है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इस हवाले से आज हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे और अवेयरनेस भी आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इन कॉन्वर्जेशन है डॉक्टर इमरान हसन है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एंड लंग्स कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आज लंग्स कैंसर डे मनाया जा रहा है, तो बताइएगा हर साल लाखों लोग जो है वो लंग्स कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। कितनी ख़तरनाक बीमारी है ये और ये क्यों इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है? जी सबसे पहले तो जैसा आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि लंग कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर की किस्म है। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके कैंसर में, तो वर्ल्ड ओवर ये सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है। पाकिस्तान में भी छाती के कैंसर या छाती के सरतान के बाद ये कॉमनेस्ट कैंसर है। और अमवात के हिसाब से जैसा कि आपने बताया कि इससे लाखों अमवात होती हैं पूरी दुनिया में, और बात की दूसरी से पाकिस्तान में भी सूरत हाल ऐसी ही है। इसमें एक जो चीज़ बड़ी हमें शुरू में जहन नशीन कर लेनी चाहिए वो ये है कि ये एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है और दीगर कई कैंसर्स के मुकाबले में लंग कैंसर ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा जो है वो अमवात का सबब बनता है। और इसी वजह से हमें इसके तदारुक या बचाव के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनमें ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। एक तो क्या एक ये भी कॉज है और इसके अलावा भी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं लंग कैंसर की? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि अगर हमारे पास इस वक्त 100 कैंसर के मरीज़ हों एक हॉस्पिटल में, तो उनमें से 90 ऐसे होंगे जो स्मोकिंग की वजह से हुए हैं। तो 90% जो हमें लंग कैंसर नज़र आता है अपने पेशेंट्स में वो स्मोकिंग रिलेटेड है। तो इसका मतलब सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, मसलन रेडिएशन एक्सपोजर है, जो शॉक का एक्सपोजर है, या इस तरह से एक और मटेरियल इस्तेमाल होता था इंसुलेशन में पहले बहुत ज़्यादा, अब शायद कम हो गया, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मगरबी दुनिया में काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया और उसका नाम है एस्बेस्टॉस। उससे लंग कैंसर भी होता है और लंग फेफड़ों के गिर्द जो झिल्ली होती है उसका कैंसर भी होता है, जिसको मेसोथेलियोमा कहते हैं। तो सबसे और इसीलिए हमें कभी भी इससे जो है ना वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पे फोकस हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को, आवाम को, जो हमारी पब्लिक बॉडीज़ हैं या हेल्थ रिलेटेड बॉडीज़ हैं, उनको इसमें अपना किरदार अदा करना है और ये एक मुस्तकिल मुसलसल जद्दोजहद से ही मुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब इसके साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से भी जानने की कोशिश करूंगी कि इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम इस मूजी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं या इससे बचा जा सकता है। जी, सबसे जो कॉमन सिम्टम है, सबसे
कॉमन सिम्टम लंग कैंसर का वो खांसी है, कॉफ है। लेकिन आपको आपके इल्म में भी है कि खांसी तो बेशुमार और वजूहात से भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को खांसी है तो वो लंग कैंसर है, लेकिन जिन लोगों को लंग कैंसर होता है उनमें सबसे पहले खांसी ही जाहिर होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते तक आप ख़त्म ना हो या बेहतर ना हो, उसके लिए आप अपने करीबी जो डॉक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आप उनको चेकअप करवाएं। वो फिर आपके टेस्ट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे स्कैन्स वगैरह करेंगे। जो हमारी मौसमी बीमारियां होती हैं, अभी कोविड गुजरा है, और उसके अलावा जो मौसमी खांसी, जुकाम, गला खराब, फ्लू, नमोनिया या सांस की जो बीमारियां होती हैं जिसमें COPD, अस्थमा, दमा वगैरह, इन सब में खांसी हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि जी खांसी कोई कैंसर की स्पेसिफिक सिम्टम है। खांसी एक इंतहाई कॉमन सिम्टम है और लंग कैंसर के मरीजों में सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम खांसी होती है। उसके अलावा कई दफ़ा उनको खांसी के साथ बलगम और बलगम में खून आना भी जो है वो कैंसर की वजह से हो सकता है। अगरचे इसकी जो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में है वो TB है, नमोनिया में भी ऐसे हो जाता है, लेकिन कैंसर में भी। सो जो 2 बड़ी अलामात हैं जिनके बारे में हमारे सुनने वाले, देखने वाले जो है उनको आगाह होना चाहिए, वो है खांसी और बलगम में खून आना। इसके अलावा सांस में दुश्वारी, सीने में दर्द, थकावट या आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है, भूख कम लगती है, ये सारी अलामात लंग कैंसर की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है, इससे पता चल सकता है कि जनाब आप लंग कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। अच्छा, दूसरा सर, मैं चेन स्मोकर्स के हवाले से जानना चाहूँगी, वो कितने हाई रिस्क पे होते हैं जो चेन स्मोकिंग करते हैं, और उसके साथ साथ ये जो मूजी मर्ज है ये ज़्यादातर क्या मर्दों में पाया जाता है या ख़वातीन में भी है? जी, अच्छा, ये क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की कि स्मोकिंग इज बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, सबसे जो बड़ा खतरे की वजह है लंग कैंसर डेवलप होने के, वो स्मोकिंग है। और अगर वो खातून स्मोकिंग कर रही हैं तो उनको भी वही रिस्क है, मर्द कर रहे हैं तो उनको भी वही रिस्क है। मर्दों में ये ज़्यादा कॉमन हिस्टोरिकली रहा है, और उसकी वजह यही थी कि स्मोकिंग ज़्यादा मर्दों में थी। उसके अलावा बाहर काम करना और ये जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, रेडिएशन है या और इस तरह के केमिकल्स हैं, या जो आबोहवा में हमारे जो होते हैं पोल्यूशन, उसके वजह से, तो वो ज़ाहिर है मर्द ज़्यादा एक्सपोज होते थे। लेकिन पिछले 10-20 साल में या इससे शायद ज़्यादा मगरिब में ख़ास तौर पे देखा गया है कि औरतों में इसका जो इंसिडेंस है या औरतों में कैंसर बढ़ता गया, और उसकी वजह ये थी कि औरतों में स्मोकिंग ज़्यादा होती गई। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी, जैसा आपने शुरू में बताया, बहुत ज़्यादा लोग अभी भी स्मोकिंग करते हैं और उसकी वजह से उनको रिस्क रहता है। तो ये बीमारी दोनों को हो सकती है, मर्दों में भी और औरतों में भी, और इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, अगेन मैं कहना चाहूँगा, वो स्मोकिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग ही है, तंबाकू नोशी है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, इसके थोड़ी सी मैं ट्रीटमेंट की तरफ आऊँगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेज किस तरह पता चलता है कि फ़र्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे है, और आगे क्या क्या ट्रीटमेंट्स इसके अब आ चुके हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बदकिस्मती से मरीज़ जो आते हैं उनमें से तकरीबन 75% पेशेंट बड़े लेट स्टेज पे आते हैं। अच्छा। वो उस स्टेज पे हमारे पास हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जिसमें कि हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। उनको हम जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि कैंसर जड़ से ही ख़त्म हो जाए, वो हम उनको नहीं दे सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कैंसर को आप अर्ली स्टेज पे इसकी तशख़ीस करें, आप इससे आगाही हासिल करें। आपको अगर कोई सिम्टम्स हों, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपके टेस्ट होंगे और डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस अगर होगा तो उसमें फिर ये मुमकिन होता है कि हम उसको कैंसर को जड़ से ख़त्म कर दें। बेशक उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़े या रेडिएशन या रेडियोथेरेपी जिसको कहते हैं वो करनी पड़े। अर्ली तशख़ीस के हवाले से पिछले कोई 15-20 साल में बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च की गई, ख़ासतौर पर यूरोप और अमरीका में, और 2 बहुत बड़े लैंडमार्क ट्रायल हैं जिनका मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग ट्रायल था अमेरिका में, और एक नेल्सन ट्रायल था यूरोप में। और ये बेसिकली, जैसा आपने शायद सुना होगा कि छाती के सरतान के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि ऐसे टेस्ट किए जाएं उन लोगों में जो बज़ाहिर हेल्दी हैं और उनको देखा जाए कि खुदा खासा उनमें कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा।
पहले ये चीज़ लंग कैंसर में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब रिसेंटली ये अवेलेबल है। तकरीबन 2015-16 से ऑनवर्ड्स अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी हॉस्पिटल्स में अब ये रूटीनली ऑफर की जाती है। पाकिस्तान में भी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली इसका मकसद ये है कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उन्होंने स्मोकिंग की हुई है, सिग्निफिकेंट स्मोकिंग या काफ़ी ज़्यादा मकदार में स्मोकिंग की जो हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि अगर किसी मरीज़ ने एक पैकेट फ़र्ज़ किया, एक मरीज़ 20 सिगरेट रोज़ के पीता है और वो अगर 1 साल पिएगा तो हम उसको 1 पैक ईयर कहते हैं, और अगर वो 10 साल पीता तो 10 पैक ईयर्स हो जाएंगे, 20 साल पीता तो 20 पैक ईयर्स हो जाएंगे। हमारे यहाँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग का रुझान यंग लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो अगरचे अमेरिका यूरोप में तो जो क्राइटेरिया स्क्रीनिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं वो 50 साल की उम्र है, लेकिन यहाँ पे आपने जैसा देखा होगा कि हार्ट डिजीज़ है, 35-40 साल की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इसी तरह खदशा ये है कि बड़ी यंग एज में लंग डिजीज़ भी पैदा हो रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें मुनासिब ये होगा कि हम स्क्रीनिंग उन लोगों को ऑफर करें जिनकी उम्र 40 साल है और स्मोकिंग की उनकी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है। तो अगर जो आपका जो सवाल था शुरू में कि इसको किस तरह से अर्ली तशखीस किया जाए, तो उसमें अगर मरीज़ को सिम्टम्स हों वो हॉस्पिटल जाएगा, सबसे पहले उसका चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, मुआयना किया जाएगा, कुछ ब्लड टेस्ट लिए जाएंगे, उसकी बुनियाद पे फिर मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है वो CT स्कैन है। अच्छा, CT स्कैन पे इसकी तशखीस हो जाती है, लेकिन उसके लिए फिर हमें बायोप्सी से इसको कंफर्म करना पड़ता है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं, या वो CT स्कैन के जरिए की जा सकती है बायोप्सी, या कैमरा टेस्ट जिसको ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, और जिसकी मोर एडवांस्ड जो एक फॉर्म होती है जिसको एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, यानी कि आप एंडोस्कोप जो कैमरा होता है उसके जरिए फेफड़े के अंदर, सांस की नालियों के अंदर अल्ट्रासाउंड करके आप सैंपल हासिल कर सकते हैं। तो इस सबसे अर्ली तशखीस मुमकिन होती की जा सकती है। अच्छा, दूसरा लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, लंग्स ट्रांसप्लांट का बहुत ज़्यादा सुना जाता है, ये कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे फिर जो ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है? जी, लंग ट्रांसप्लांट का लंग कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लंग ट्रांसप्लांट उन कंडीशंस में किया जाता है जिनमें फेफड़े ख़राब हो जाते हैं लेकिन वो कैंसर की वजह से ना हुए हों, तो इसलिए लंग कैंसर की ट्रीटमेंट लंग ट्रांसप्लांट नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में अभी तक लंग ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। ये एक बहुत मेजर सर्विस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, तो अभी हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी लंग कैंसर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लंग ट्रांसप्लांट सर्विसेज सॉरी अवेलेबल नहीं है। जी, तो जो अवेयरनेस आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से ही पहुंचानी है कि किस तरह हम लंग्स के कैंसर से बच सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो हम लंग्स की हेल्थ को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। अगर एक तो जो तंबाकू नोशी कर रहे हैं उन्हें तो ज़्यादा इस हवाले से देखना चाहिए, और दूसरा जो नहीं भी करते हैं उनके हवाले से भी क्या कहेंगे, वो अपने लंग्स को बेहतर बनाने के लिए, उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया करें? बड़ा अहम सवाल है। एक तो ये है कि स्मोकिंग जो लोग डायरेक्टली कर रहे हैं वो रिस्क पे हैं। दूसरा, वो लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बेशक वो उनके वर्क कोलीग्स हों या उनके अहले खाना हों जिनके सामने वो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो उनको भी उस रिस्क में डाल रहे हैं, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग भी रिस्क है टू डेवलप लंग कैंसर। तो उसमें हमारा जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे बिहेवियर से अगले बंदे को लगे कि इसको स्मोकिंग पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो इससे इज्तनाब करे, या कम से कम आपके सामने जो है वो स्मोकिंग ना करे। घर में बच्चे हैं, बच्चों का मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को इस बात पे कायल कर सकते हैं कि जी वो स्मोकिंग ना करें। उसके जो रिस्क हैं, अभी तो हम सिर्फ लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्मोकिंग के रिस्क की बात करें तो वो बेशुमार हैं। आपको फालज हो सकता है, मुंह का कैंसर, सांस की नाली का कैंसर, खाने पीने की जो नाली इसोफेगस कहते हैं उसका कैंसर, ये जो आला होता है यहाँ पे गले में जिससे आवाज़ निकलती है, लैरिंक्स, उसका कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और
बेशुमार बीमारियां, आपके एम्पुटेशन यानी कि आपके खुदा अगर आपकी खून की शरीयानें बंद हो जाएं तो टांग पैर काटना पड़ सकता है। तो अच्छा। स्मोकिंग के जो रिस्क है उस पर तो आप सारा दिन बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर मैं एक ये भी इस हवाले से भी जानना चाहूँगी, आई डोंट नो कि ये सिर्फ मिथ्स हैं या इसका कोई असर होता है। बहुत से लोग कहते हैं जो हम लोग दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी जाके हमारे गुर्दों को इफेक्ट करती है। क्या वाकई ऐसा है? जी, मेडिकेशन कोई भी दवाई जो होती है उसके रिस्क्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवाई ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली लंग कैंसर कर सके। बेशुमार ऐसी दवाइयां हैं जो गुर्दों को मुतासर करती हैं और उसमें सबसे जो कॉमन हमारे पेन किलर्स हैं बेशुमार, इसमें पैनाडोल शामिल नहीं है या पैरासीटामोल शामिल नहीं है, लेकिन बाकी बहुत से पेन किलर्स हैं जो कि हम देखते हैं कि हमारे मरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके गुर्दों को मुतासर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवाई ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली लंग कैंसर कर दे। ठीक है जी, आज लंग्स कैंसर डे मनाया जा रहा है और डॉक्टर इमरान हसन इन कॉन्वर्जेशन थे हमारे साथ। सर, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको देखने वाले हैं? जी, पैगाम बहुत सादा है। सबसे पहले जिस क्या कहते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है जी। परहेज कीजिए, इससे बचें, अपने आप को स्मोकिंग से बचाएं और बेशुमार चीज़ें जिनसे हम नहीं बच सकते, मसलन एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम स्मोकिंग से आप बच सकते हैं। अगर आपको खांसी हो जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और बेहतर नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, तो आप अपने करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं और अगर इस बीमारी की अर्ली तशखीस कर ली जाए तो इससे मुकम्मल तौर पे छुटकारा मुमकिन है, यानी कि कैंसर को हम जड़ से गायब कर सकते हैं ऑपरेशन के ज़रिए या रेडियोथेरेपी के ज़रिए। ये फैसिलिटीज़ लाहौर में मौजूद हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपने स्मोकिंग की हुई है तो आप लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपको रहनुमाई प्रोवाइड की जा सकती है। और कुछ जो ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको इस साल का बल्कि थीम भी वही है, बायोमार्कर्स, कि कैंसर, लंग कैंसर एक बीमारी नहीं है, इसमें मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स होते हैं एक्चुअली, और अगर उनके बायोमार्कर्स किए जाएं तो टारगेटेड कीमोथेरेपी या ऐसी दवाएं जो खास तौर पे उस तरह के कैंसर को टारगेट करती हैं वो किया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही जनाब, अपने सेहत का ख्याल रखिए और इन तमाम तर बीमारियों से अपनी जान छुड़वाइए। आपकी सेहत है तभी ज़िंदगी है। हमारे साथ डॉक्टर इमरान हसन, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने हमारे साथ डिस्कशन की है। और जनाब, जाते जाते वक्त तो ख़त्म हो चुका है शो का, लेकिन जाते जाते एक और खुशखबरी आप लोगों को देना चाहूँगी। ये है कि हुकूमत की तरफ से जनाब पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया और वो भी पूरे 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया गया और इसका इत्तलाक बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर होगा। तो जनाब, जाते जाते भी एक और खुशखबरी हमें दे के जा रही है ये हुकूमत। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।